Jai Hind everyone. Welcome to Study with AK. My name is Aditya and in today's class we are going to study a new chapter that is weathering and mass movement. तो क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं, हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें मैं आप लोगों को फिजिकल ज्योग्राफी की बुक जो सविंद्र सिंह सर द्वारा लिखा गया है उसको चैप्टर बाय चैप्टर कवर कराने का प्रयास कर रहा हूं। और अभी तक हम लोग चैप्टर 13 प्लेन्स तक के चैप्टर को कवर कर चुके हैं। और आज की क्लास के अंदर जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हम लोग वेदरिंग एंड मास मूवमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा चैप्टर 15 है। ये जो पूरा चैप्टर रहेगा इसको हम लोग 3 से 4 वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। पहले पार्ट के अंदर हम लोग वेदरिंग क्या होता है और टाइप्स ऑफ वेदरिंग के अंदर हम लोग फिजिकल वेदरिंग के टॉपिक को कवर करेंगे। दूसरे पार्ट में हम लोग केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग के टॉपिक को कवर करेंगे। थर्ड पार्ट में हम लोग मास मूवमेंट के टॉपिक को कवर करेंगे। हो सकता है मास मूवमेंट आपका 2 पार्ट में कवर हो, क्योंकि ये टॉपिक जो है थोड़ा और लंबा दिया हुआ है, ठीक है। और जो आपका चैप्टर 14 है लेक्स, इस चैप्टर को हम लोग जो लैंडफॉर्म हमारी हवाओं के कारण, पानी के कारण, जो ग्लेशियर के कारण जो हमारी लैंडफॉर्म बनती हैं, इस सब चैप्टर को कवर कर लेंगे, तभी हम लेक्स वाले चैप्टर को पढ़ेंगे। क्योंकि इस चैप्टर के अंदर कुछ हमारे ऐसे टर्म्स दे रखे हैं जो कि जब तक आप जो अभी मैंने आपको चैप्टर्स के नाम बताए इन सबको नहीं कवर कर लेते तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। प्लेन्स चैप्टर भी जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें भी कुछ ऐसे टर्म्स दे रखे थे, ठीक है। और मैंने ऐसा महसूस भी किया कि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा वो चैप्टर प्लेन्स वाला भी ठीक से, ठीक है। और बस इतना ही, इसी के साथ शुरू करते हैं अपने क्लास को बिना किसी और देरी के। सबसे पहले आइए हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ वेदरिंग को समझने का प्रयास करते हैं। यानी कि इसके अंदर बेसिकली हम लोग वेदरिंग क्या होता है, वेदरिंग का मतलब क्या होता है, और वेदरिंग को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, और साथ ही में अलग अलग लोगों ने जो वेदरिंग के बारे में डिफिनेशन दे रखी हैं उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपका वेदरिंग का, तो द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन एंड डीकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स इन सीटू इज जनरली कॉल्ड वेदरिंग। या इसका मतलब क्या हुआ, यानी बेसिकली कि वेदरिंग बेसिकली उस प्रोसेस को कहते हैं जिनके अंदर जो रॉक्स होती हैं उनका डिसइंटीग्रेट और डिकम्पोजिशन होता है, उसी को बेसिकली हम लोग वेदरिंग कहते हैं। अब यहाँ डिसइंटीग्रेशन और डिकम्पोजिशन का मतलब क्या हुआ, तो डिसइंटीग्रेशन का मतलब बेसिकली होता है रॉक्स का टूट जाना, और डिकम्पोजिशन का मतलब होता है केमिकली तौर पे उनका क्या होना, अल्टरेशन होना। इसको इस तरह समझने का प्रयास करें। मान लीजिए कोई हमारा रॉक है, ठीक है। ये जो रॉक है ये ए मिनरल से बना हुआ है, क्योंकि अगर आप रॉक की डेफिनेशन पढ़ें, रॉक का मतलब जाने, तो रॉक का मतलब होता है क्या, एग्रीगेशन ऑफ मिनरल्स। यानी रॉक का मतलब होता है जो मिनरल से अलग अलग मिनरल, एक मिनरल या अलग मिनरल से जो मिल के बने होते हैं सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस, वो हमारा रॉक कहलाता है। तो ये जो रॉक मान लीजिए हमारा एक सब्सटेंस यानी ए मिनरल से मिल के बना हुआ है। इसके बाद क्या हुआ, इनके ऊपर क्या हुआ, एटमॉस्फेयर के इफेक्ट पड़े, जैसे आपका वाटर का हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, इसके ऊपर एयर का प्रभाव पड़ा, ठीक है। इसके ऊपर क्या करते हैं, टेम्परेचर वेरिएशन का प्रभाव पड़ा, यानी टेम्परेचर का गर्म होना, ठंडा होना कंडीशन का, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इनके अंदर बेसिकली क्या हुआ, क्रैक जनरेट हो गया, ठीक है। उसके बाद ये अभी भी ए मिनरल्स का है। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जब ये क्या क्रैक जनरेट हो रहा था, जब इसके अंदर वाटर गया तो वाटर ने क्या किया, इस ए मिनरल को बेसिकली क्या किया, धीरे धीरे बी मिनरल में बदलना शुरू हो गया। और आखिरी में क्या हुआ, ये रॉक जो टूट गई और साथ में जो ए मिनरल से बनी थी वो क्या हो गई, आपकी बी मिनरल में कन्वर्ट हो गई। तो इसी को बेसिकली क्या कहते हैं हम लोग, वेदरिंग, ठीक है। यानी कि डिकम्पोजिशन होना, यानी केमिकली तौर पे क्या होना, उनका अल्टरेशन होना, और साथ में डिसइंटीग्रेट होना, यानी क्या होना, इनका अलग अलग पार्ट में क्या होना, टूट जाना, ठीक है। इसी को हम लोग वेदरिंग कहते हैं। और एक और चीज आप ध्यान दीजिएगा, ये जो है एक इन सीटू प्रोसेस होता है, यानी कि इट मीन्स दैट एट द ओरिजिनल प्लेस, यानी कि अगर कोई रॉक है और उसके अंदर वो क्या हो, डिसइंटीग्रेट हुई, जो इनके अंदर डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस सब ये होता है, ये उसी जगह पे होना जहां पे आपको ओरिजिनल रॉक था,
ठीक है, ऐसा नहीं कि जो इसके अंदर बस इतनी चीजें जाती हैं, जो आपका रॉक का टूटने के बाद जो ट्रांसपोर्टेशन होता है अलग जगह पे, ये आपका एक अलग टॉपिक के अंदर आ जाता है। ठीक है, यानी बस रॉक का टूटना और डिकम्पोजिशन होना तक का जो प्रक्रिया होती है वो आपका वेदरिंग कहलाती है। ठीक, तो आई थिंक यहाँ से आपको वेदरिंग का कुछ मतलब समझ में आया ही होगा। अभी हम लोग जब डेफिनेशंस जो अलग लोगों ने दे रखी है उसको समझने का प्रयास करते हैं तो आपको और बढ़िया से क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। सीडी ओलियर का ये कहना था कि वेदरिंग इज द ब्रेकडाउन एंड अल्टरेशन ऑफ मिनरल्स नियर द अर्थ सरफेस टू प्रोडक्ट दैट आर मोर इन इक्विलिब्रियम विथ न्यूली इम्पोज्ड फिजियोकेमिकल कंडीशन। इसका मतलब ये हुआ कि ओलियर का यह कहना था कि वेदरिंग बेसिकली रॉक की जो मिनरल्स होती हैं उनके ब्रेकडाउन होना और उनके मिनरल्स में बदलाव आने को ही वेदरिंग कहते हैं। और रॉक का बेसिकली जो अल्टरेशन हो, ब्रेकडाउन होने के बाद उनका एक ऐसे प्रोडक्ट में फॉर्मेशन होना जो कि क्या हो, न्यूली जो फिजियोकेमिकल या एनवायरमेंटल कंडीशन थी उसके और इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाना। इसको ऐसे समझने का प्रयास कर लीजिए, मान लीजिए कोई लड़का था, ठीक है, ड्राइंग मेरी ज़्यादा बढ़िया नहीं है, ठीक है, कोई लड़का था, वो 12वीं क्लास तक क्या था, अपने घर पे था, ठीक है, घर पे रहा, अपने वहीं तक उसने पढ़ाई की। अब क्या हुआ, 12th के बाद उसे ग्रेजुएशन डिग्री ले जाने के लिए कहीं क्या शहर में जाना पड़ा। ठीक है, वहां उसने क्या किया, एक हॉस्टल लिए। शुरुआत में क्या होगा, हॉस्टल की कंडीशन आप जानते हो, अगर आप हॉस्टल में रहते होंगे कि हॉस्टल में आप घर से तो घर के जैसी कंडीशन तो होती नहीं, वहाँ पे आपको पूरी छूट रहती है, आप जो चाहें वो करें। ठीक है, जैसे आप रात भर आपका घूमना, बाहर का खाना खाना, ठीक है, कई कई ठंडी में कई दिनों तक नहाना नहीं, ये सब नॉर्मल हॉस्टल में चलता है, ऐसा नहीं, पढ़ाई भी होती है, पर घर पे घर वाली कंडीशन तो नहीं होती। तो क्या हुआ, शुरुआत में जब आप जाएंगे हॉस्टल में तो आप सोचेंगे, आप बहुत शरीफ बनने का प्रयास करेंगे कि मैं ये सब चीज़ें जो मैंने अभी बताई ये सब चीज़ें मैं नहीं करूँगा। तो आप कहते हैं अभी आप इक्विलिब्रियम स्टेट, घर वाले इक्विलिब्रियम स्टेट में रहने का प्रयास करेंगे। लेकिन जब जैसे ही आपका क्या हुआ, इन्वायरमेंट बदला, वहाँ की कंडीशंस बदली, आप हॉस्टल्स में आए, जैसे जैसे टाइम बीतेगा क्या होगा, आप भी उस हॉस्टल की इन्वायरमेंटल कंडीशन में क्या होंगे, आप बदलना शुरू हो जाएंगे। यानी आप भी धीरे धीरे क्या करेंगे, रात भर घूमना आपका, फिर बाहर का डेली खाना, ठीक है, कई कई दिनों तक नहाना नहीं, वैसे ही पड़े रहना। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या होंगी, वैसे ही रॉक क्या इस बेसिकली इस कंडीशन में आपका क्या होना, एक इक्विलिब्रियम स्टेट में इसके आ जाना, यानी कि हॉस्टल के अकॉर्डिंग आप क्या एक स्टेबल कंडीशंस में आ जाना। ठीक है, तो यही बेसिकली क्या था, ओलियर का कहने का मतलब था। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक मिनट मैं इसको हटा देता हूं, क्या होगा भाई, वेट करिएगा, सॉरी गाइस। ठीक है, अब बात करते हैं पी राइक के अकॉर्डिंग वेदरिंग का क्या मतलब होता है। तो पी राइक के अकॉर्डिंग वेदरिंग इज द रिस्पॉन्स ऑफ मिनरल्स which were in equilibrium within the lithosphere to conditions at or near its contact with the atmosphere, the hydrosphere and perhaps still more importantly the biosphere। यानी कि पी राइक के साथ रिगार्डिंग वेदरिंग जो है इज द रिस्पॉन्स ऑफ मिनरल, यानी मिनरल्स का जो रिस्पॉन्स, यानी उनके अंदर जो बदलाव आना, वही वेदरिंग होती है। और एक ऐसा मतलब कि वेदरिंग रिस्पॉन्स में विच वेयर, जो कि अपने मिनरल्स के जो रॉक्स है वो पहले से ही अपने इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या थे, लिथोस्फीयर में थे, उनका फिर क्या होना, रिस्पॉन्स आने के बाद उनके बदलाव कैसे होना, कब होना, तो कंडीशंस जब वो क्या हो, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, हाइड्रोस्फीयरिक के कंडीशन या बायोस्फीयर के कांटेक्ट में आते के बाद जो उनमें रिस्पॉन्स आना, जो बदलाव आना, वही बेसिकली वेदरिंग कहलाता है। सेम कुछ सेम मतलब ही है जो ओलियर का कहना था। फिर हम तीसरा देखें, पॉलिनॉफ के अकॉर्डिंग has precisely defined weathering as the change of rock from the massive to clastic state। कोई इन्होंने वेदरिंग का, यानी कि मान लीजिए कोई रॉक है, वो क्या है आपका, एक अनब्रोकन रॉक है, एक बढ़िया सा क्या है, सॉलिड रॉक है, इसका क्या होना है, अलग अलग क्या होगा, प्लास्टिक यानी बेसिकली टूट जाना, छोटे छोटे पार्ट में इसका टूट जाना, इस पार्ट में इसका क्या होना, जो बदलाव होना, इसे पॉलिनॉफ के अकॉर्डिंग वेदरिंग कहा जाता है। उसके बाद हम लोग ऑर्थर होम्स की डेफिनेशन को समझने का प्रयास करें। तो ऑर्थर होम्स के अकॉर्डिंग वेदरिंग इज द टोटल इफेक्ट ऑफ ऑल वेरियस सब एरियल प्रोसेसेस दैट कोऑपरेट इन ब्रिंगिंग अबाउट द डीके एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक provided that no large scale transport of the loosened product is involved। The work of rainwash and wind, which is essentially erosional, is the
थस एक्सक्लूडेड, यानी कि ऑर्थन होम्स का ये कहना था कि वेदरिंग जो है इस टोटल वो सारे सब एरियल प्रोसेस का टोटल इफेक्ट है, जो कि क्या सब एरियल प्रोसेस मतलब बेसिकली आपके जो मान लीजिए रॉक जो थी कभी अपने लैंड अभी तक क्या थी, जमीन के अंदर धसी हुई थी, फिर जैसे ऊपर है तो क्या होना उसका अलग अलग इन्वायरमेंट का उस पर प्रभाव पड़ना। ठीक है, मैं आपको बस समझाने का प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, जो कि कोऑपरेट करें इन ब्रिंगिंग अबाउट व्हाट रॉक के अंदर डिसइंटीग्रेट लाना और डिके लाना, प्रोवाइडेड दैट नो लार्ज स्केल ट्रांसपोर्ट ऑफ द लूजन प्रोडक्ट इज इन्वॉल्व, यानी कि उनके अंदर कोई प्रोडक्ट का कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होना। ठीक, उसके पहले का जितना प्रोसेस होना, डिसइंटीग्रेट डिके होना, वो सब आपका वेदरिंग के अंदर आता है। ठीक है, यानी कि जो वर्क ऑफ रेनवॉश और विंड है जो कि आपका इरोजनल हो जाता है, इरोजनल प्रोसेस हो जाता है, इज थस एक्सक्लूडेड। ठीक है, उसके बाद BW स्पार्क्स के अकॉर्डिंग वेदरिंग में बी डिफाइंड एज द मैकेनिकल फ्रैक्चरिंग और केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स बाय नेचुरल एजेंट एट द सरफेस ऑफ रॉक, यानी कि इनका यह कहना था कि वेदरिंग जो है रॉक के बेसिकली मैकेनिकल फ्रैक्चरिंग और केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक को बेसिकली वेदरिंग कहते हैं, बाय किसके द्वारा, नेचुरल एजेंट्स के द्वारा, एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, यानी कि रॉक का खुद नेचुरल के तौर पे, यानी टेम्परेचर वेरिएशन के कारण होना और पानी के कारण होना, यानी ये नहीं कि आपने रॉक को लिया और उसको क्या किया, हथौड़े से तोड़ दिया, तो वो वेदरिंग नहीं कहलाएगी। नेचुरल एजेंट के कारण होना तो वो आपका क्या होना, वेदरिंग कहलाता है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ से आपको वेदरिंग का कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझ में आएगा होगा। डिफिनीशंस भी जो बुक के अंदर दे रखे थे वो भी आपको बढ़िया से समझ में आएंगे, उनका मतलब जब आप बुक पढ़ने जाएंगे तो आई होप आपको चीज़ें जो है क्लियर हो। इसके बाद हम लोग बात करें कंट्रोलिंग फैक्टर्स ऑफ वेदरिंग की, तो जितनी भी हमारी रॉक्स होती हैं उनके ऊपर वेदरिंग का प्रभाव पड़ता है, पर उनका जो बट द मैनर एंड रेट ऑफ देयर वेदरिंग वेरी, यानी किस तरीके से वेदरिंग हो रहा है और कितनी रफ्तार से हो रहा है वो वेरी करता है। द 4 की फैक्टर्स दैट कंट्रोल रेट्स ऑफ वेदरिंग आर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक, नेचर ऑफ ग्राउंड स्लोप, क्लाइमेटिक वेरिएशन एंड फ्लोरल इफेक्ट, यानी कि कंपोजिशन और स्ट्रक्चर ऑफ रॉक, यानी कि मान लीजिए एक रॉक हमारा क्या है, ये ऐसे मिनरल्स बना है जो आसानी से सॉल्युबल नहीं होते हैं। ठीक है, क्या है, सॉल्युबल ये नहीं होते हैं। ये रॉक है, ये ऐसे मिनरल्स बना है जो क्या है, आसानी से सॉल्युबल है। फिर एक रॉक है जो क्या है, जिनके जो जॉइंट्स हैं वो क्या है, आपके हॉरिजॉन्टल वे में है, और एक रॉक जो है वो क्या है आपका, इसकी जो जॉइंट है ये आपके वर्टिकल वे में इनके अंदर जॉइंट्स रहता है। तो होगा क्या, जो रॉक हमारा क्या होगा, सॉल्युबल मिनरल से नहीं बना होगा, जब इनके अंदर वाटर जाएंगी और जो रॉक हमारी सॉल्युबल मिनरल से बनी होगी, इनके अंदर जब पानी जाएगी तो इनके ऊपर वेदरिंग का जो रेट होगा वो अलग अलग, जाहिर सी बात है क्या होगा, अफेक्ट करेगा। यानी जो सॉल्युबल होंगी वो जल्दी से सॉल्युबल मिनरल्स जो होंगे वो जल्दी सॉल्युबल हो जाएंगे, वेदरिंग जल्दी होगी। और वहीं जब इसके मिनरल्स क्या होंगे, सॉल्युबल नहीं होंगे, तो वेदरिंग की रफ्तार जो होगी वो घटेगी। और वहीं जब हम बात करें कि ऐसे रॉक जिनकी जो ज्वाइंट्स हो एक वर्टिकल हो एक हॉरिजॉन्टल में बनी हो, तो जो वर्टिकल वाले रॉक होगी इसके अंदर क्या होगा कि वाटर जो होगा इस ज्वाइंट के अंदर आसानी से क्या होगा, इजीली जा सकेगा, इनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और वहीं जब इनकी ज्वाइंट जो होंगी वाटर इनके ऊपर क्या होगा, आसानी से क्या होगा, नहीं जा सकेगा। ठीक है, तो ये होता है कंपोजिशन और स्ट्रक्चर ऑफ कैसे वेदरिंग के रेट को प्रभाव करते हैं। उसके बाद नेचर ऑफ ग्राउंड स्लोप की हम लोग बात करें, तो मान लीजिए एक स्लोप ऐसा है हम लोग का और एक स्लोप हमारा ऐसा है, तो इस पर क्या होगा, यहाँ पे जब वेदरिंग का प्रभाव पड़ेगा अलग अलग वेदरिंग के एजेंट के कारण, तो क्या होगा, यहाँ मान लीजिए रॉक वेदर हुआ और ये रॉक क्या होगा, वेदर होने के बाद तुरंत आपका नीचे तरफ चला जाएगा, और जो नीचे वाली हमारी रॉक होगी वो तुरंत क्या होगी, एक्सपोज होगी, फिर इस पर तुरंत चली, यानी कि यहाँ पे वेदरिंग की रफ्तार होगी आपकी ज़्यादा होगी। लेकिन वहीं पे कोई ग्राउंड स्लोप है जो आपका क्या है, ज़्यादा खड़ा हुआ नहीं है, सीधा क्या है, प्लेन है, तो वहाँ क्या होगा कि जो रॉक मान लीजिए यहाँ वेदरिंग हुई, अब जब तक कि यहाँ पे इस पे इरोजन प्रोसेस, इरोजनल जो एजेंट हमारी होती है उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब तक ये रॉक यहाँ पे हटेगी नहीं। और जब तक ये रॉक यहाँ पे हटेगी नहीं, जो नीचे वाली रॉक होगी इस पे एटमॉस्फेरिक कंडीशन प्रभाव पड़ेगा नहीं, और क्या होगी, इस पे वेदरिंग जो होगी बहुत धीरे धीरे होगी, प्रभाव पड़ेगा बहुत धीरे धीरे होगी। ठीक है, तो ये है नेचर ऑफ ग्राउंड स्लोप के आधार पर कैसे हमारी वेदरिंग का इफेक्ट पड़ता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्लाइमेटिक वेरिएशन की। तो देखिए क्लाइमेटिक वेरिएशन यानी कि मान लीजिए कोई एक हमारा क्लाइमेट कंडीशन है जहाँ पे जो है बारिश बहुत ज़्यादा होती है,
और एक हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन है जो कि बहुत क्या है, हॉट एरिया, हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन है। एक क्लाइमेटिक कंडीशन है जो हमारी बहुत ही कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन है, ठीक है। तो जहाँ पे बारिश होगी वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे केमिकल जो आपका वेदरिंग होता है, यानी केमिकली जो पानी, क्योंकि पानी के द्वारा ही आपका केमिकल वेदरिंग ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे केमिकल वेदरिंग की रफ्तार ज़्यादा होगी, जो फिजिकल वेदरिंग की यानी मैकेनिकल वेदरिंग की जो रफ्तार होगी वो बहुत ही कम होगी। कोई कोई गर्म का है तो यहाँ पे जब पानी जल्दी जाएगा नहीं तो केमिकल क्या होगी, यहाँ पे केमिकल वेदरिंग की रफ्तार कम होगी, पर फिजिकल वेदरिंग की रफ्तार ज़्यादा हो गई। कोई कोल्ड कंडीशन है तो यहाँ पे सेम वही होगा कि केमिकल का कम होगा, फिजिकल का ज़्यादा होगा। तो इस तरह से क्या होती है, हमारी केमिकल वेरिएशन के आधार पर रेट वेरी करती हैं। और वहीं चौथा हम बात करें फ्लोरल इफेक्ट की, कैसे हमारी पेड़ पौधे जो हैं वेदरिंग को अफेक्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि जब जानते हैं जो हमारी पेड़ होती हैं, जब इनकी जो रूट्स होती हैं पेनिट्रेट करती हैं हमारी लैंड से, तो क्या होती हैं, ये आसपास के सॉइल को क्या करती हैं, होल्ड करके रखती हैं। ये बात तो सही है, लेकिन जब कहीं पे पेड़ पौधे जहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं, जब ये पेनिट्रेट करती हैं तो क्या करती हैं, ये यहाँ से क्या करती हैं, इन सॉइल को क्या करती हैं, दूर करते हुए, यानी इनको करते हुए यहाँ पे इधर से इनको फैलाते हुए जाती हैं, ठीक है। जब तो ये पेनिट्रेट करती हैं तो क्या होती है, यहाँ से आपको पानी या वेदरिंग का एटमॉस्फेरिक जो कंडीशंस होती हैं यहाँ से इस पर क्या होता है, इफेक्ट पड़ने का ज़्यादा चांस होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या फ्लोरल इफेक्ट के कारण कैसे हमारी वेदरिंग की रेट इफेक्ट प्रभाव पड़ता है उनके ऊपर बेसिकली, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ से आपको ये कंट्रोलिंग फैक्टर्स ऑफ वेदरिंग भी समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्या टाइप्स ऑफ वेदरिंग प्रोसेस की। तो वेदरिंग प्रोसेस बेसिकली हमारी क्या 3 तरह की होती हैं, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और थर्ड जो होती है बायोलॉजिकल वेदरिंग, ठीक है। Even though the weathering process is divided into physical, chemical and biological weathering, these are so intimately interrelated that it is practically difficult to isolate one process from the other। यानी कि इनको बड़े ही 3 अलग अलग टाइप में रखा जाता है, पर क्या होती हैं ये तीनों आपस में बहुत क्या होते हैं, इंटररिलेटेड होती हैं, दैट इनको प्रैक्टिकली अलग अलग बता देना कि हाँ ये जो रॉक है हमारा, ये फिजिकल वेदरिंग से ही क्या है हमारा बना है, ये बताना बहुत मुश्किल डिफिकल्ट काम होता है। क्योंकि जरूरी नहीं कि अगर कोई रॉक हमारी है जिसपे केवल जो फिजिकल वेदरिंग से ही क्या हो डिसइंटीग्रेट हो सकता है, उसमें कुछ केमिकल वेदरिंग का ही प्रभाव पड़ा हो, कुछ बायोलॉजिकल वेदरिंग का भी प्रभाव पड़ा हो, पर इसका टाइप इसलिए रखा जाता है जिसका जो मेजर रोल होता है, यानी इसके अंदर फिजिकल वेदरिंग का अगर मेजर रोल है तो ये हमारा फिजिकल के अंदर आ जाएगा। इसके अंदर जो अगर केमिकल का ज़्यादा रोल है तो केमिकल अल्ट्रेशन मिनरल का ज़्यादा हुआ तो हमारी केमिकल वेदरिंग के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे होता है। तो आज की क्लास के अंदर जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि आज की क्लास के अंदर हम लोग सिर्फ फिजिकल वेदरिंग के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। फिजिकल वेदरिंग refers to the process by which rocks break down into smaller particle without any change in their chemical composition। यानी बेसिकली इट इज ऐसा एक प्रोसेस है जिसमें जो रॉक्स का होता है ब्रेक डाउन होना स्मॉलर पार्टिकल में बिना उनके क्या केमिकल कंपोजिशन में बदलाव आना। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी समझा देता शुरुआत में कि अगर कोई हमारी रॉक है, ये ए मिनरल से बनी है, तो क्या होना, इस पे जब अलग अलग एजेंट्स का प्रभाव पड़ेगा, जैसे आपके वाटर वगैरह हो गए, आपकी एयर हो गई, टेम्परेचर वेरिएशन, जब इन क्लाइमेटिक का कंडीशन का जब उनके प्रभाव पड़ेगा तो क्या होना, इस पे क्रैक जनरेट होगा, और क्रैक जनरेट होकर क्या होंगे, ये टूट जाएंगी। पर टूटने के बाद इनका अलग अलग पार्ट में टूटने के बाद पर इनका जो मिनरल था वो एक मिनरल ही रह जाना, यानी दूसरे मिनरल में कन्वर्ट नहीं होना। तो ये हमारे क्या होती है, फिजिकल वेदरिंग कहलाती है, ठीक है। दिस ऑकर्स ड्यू टू वेरियस मैकेनिकल फोर्सेज एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर, जैसे आपके टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हो गई, स्पेशली फ्रीज थॉ साइकिल। फ्रीज थॉ साइकिल क्या होता है अभी हम आगे समझेंगे। along with wind, gravity and pressure release contribute to the disintegration of rock. This result in the formation of different size fragment from large blocks and boulders to small pebbles and sand। यानी सिर्फ इनका स्मॉलर पार्टिकल्स स्मॉलर पार्टिकल में नहीं टूटना, बड़े बड़े ब्लॉक्स में भी जरूरी है टूटना, ठीक है। उससे वो भी आपका फिजिकल वेदरिंग के अंदर आता है। टाइप्स ऑफ फिजिकल वेदरिंग की अगर हम लोग बात करें तो ये बेसिकली 6 तरह की हम लोग मेनली पढ़ेंगे, ठीक है। मिनरल तो आपके 4 होते हैं। आपका पहला क्या, एक्सफोलिएशन हो गया, आपका फ्रॉस्टिंग हो गया, ठीक है, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन होना, ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन होना। उसके अलावा भी हमारी 2 बुक के अंदर दे रखी हैं, और एक और दे रखा है कि अदर्स टाइप के अंदर आपके बेसिकली दे रखा है सॉल्ट वेदरिंग हो गई, ठीक है। तो उसको हम वही पढ़ेंगे आगे। सबसे पहले आइए हम लोग बात करते हैं ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू टेम्परेचर की, ठीक है। तो ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन के अंदर होता क्या है,
इन हॉट डिजर्ट एरिया, जरूरी नहीं कि हॉट डिजर्ट, कोई भी हॉट क्लाइमेटिक एरिया, मेनली हॉट डिजर्ट एरिया में होता है। डे टाइम में क्या होता है कि जो रॉक सरफेस हमारी होती है, जाहिर सी बात है डिजर्ट में क्या होगी, जो टेम्परेचर के हाई होने के कारण क्या होती है, ये रॉक सरफेस जो होती है हीट होती है। और जब ये रॉक सरफेस हमारी रॉक जो हमारी पूरी रॉक जब हमारी हीट होती है क्या होती है, ये एक्सपेंड होना शुरू हो जाती है। जाहिर सी बात है आप जानते हैं जब कोई चीज़ हमारी एक्सपेंड गर्म की जाती है तो क्या होती है, वो एक्सपेंड होना शुरू कर देती है। और जब ठंडी करते हैं तो क्या होती है, वो सिकुड़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो क्या होता है जब ड्यू टाइम में जब ये क्या होती है गर्म होकर एक्सपेंड करती हैं, और जब हमारी रात का समय आता है ड्यूरिंग द नाइट, आप जानते हैं डिजर्ट एरिया में ज़्यादातर क्या होती है, ये रात को आमतौर पर क्या होती है, दिन के कंपेरिजन में टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है। तो रात को क्या होता है, ये रॉक का सरफेस अब जाहिर सी बात है कूल ठंडा पड़ने लगता है। जब ये ठंडा पड़ता है रॉक का सरफेस तो क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू कर देते हैं। यानी कि एक तरफ ये रॉक हो गया, दिन में क्या करते हैं ये एक्सपेंड करते हैं, और रात को क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो इस प्रोसेस का जो रिपीटिशन होता है, द रिपीटिशन ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आउटर रॉक लेयर कॉजेज टेंशन एंड स्ट्रेसेस। ये बेसिकली क्या करते हैं, इनके अंदर टेंशन और स्ट्रेस पैदा करते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है इनके अंदर पैरेलल ज्वाइंट क्रिएट हो जाते हैं रॉक के अंदर। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं क्या होती है, उस एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के रिपीटिशन के चलते ये देखिए जो वेदरिंग होती है, ये आप ये समझ लिया कि ये 10 दिन के अंदर क्या होती है हो जाती है। वेदरिंग होने में आपका हजारों साल लग जाता है। ठीक है, तो ये लंबा टाइम में कम टाइम गैप नहीं, ये बहुत लंबे समय लगता है वेदरिंग होने, यानी हजारों साल तक रॉक का टूटना, एक्सपेंड होना, कॉन्ट्रैक्ट होना, एक्सपेंड होना, कॉन्ट्रैक्ट होना, उसके बाद जब ये प्रक्रिया चलती है उसके बाद ये रॉक होती है जो टूटती हैं। ठीक है, तो जब ये बेसिकली जब इनके अंदर क्रैक जनरेट हो जाता है तो क्या होता है, बाद में जो रॉक होती हैं फिर जैसे जैसे समय बीतता है क्रैक और बड़ा होता जाता है, और जो रॉक होती हैं देन आर डिसइंटीग्रेटेड अलोंग द जॉइंट एंड ब्रोकन बिग blocks of rocks are dislodged from the main rock mass and fall down the slope under the impact of gravity। जैसे कि आप देख सकते हैं क्या ये अलग अलग ब्लॉक में टूट जाती हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ वेदरिंग इज कॉल्ड ब्लॉक वेदरिंग। यानी टेम्परेचर वेरिएशन के कारण जब हमारी रॉक का अलग अलग ब्लॉक में यानी बड़े बड़े पार्ट में टूट जाती हैं तो वो आपका क्या आती है, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन कहलाती हैं। ठीक है, टेम्परेचर चेंजेस एक्सर्ट वेरिंग इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक। जो टेम्परेचर चेंज होता है वो अलग अलग रॉक के ऊपर अलग अलग प्रभाव इसका पड़ता है। जैसे कि अगर मान लीजिए हमारा कोई क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक है, जैसे आपकी सेल हो गई या सैंडस्टोन्स हो गई, ये लिस्ट अफेक्ट होती हैं टेम्परेचर के कारण। और वहीं हमारी कोई क्रिस्टलाइन रॉक है जैसे ग्रेनाइट हो गई तो ये मोस्ट अफेक्ट होती हैं टेम्परेचर वेरिएशन के कारण। ठीक है, इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज द रिजल्ट ऑफ ओनली टेम्परेचर चेंजेस। ठीक है, फिर वही बात कि यहाँ पे ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन को सिर्फ टेम्परेचर चेंज करने की वजह से नहीं समझ सकते, रादर अनलोडिंग ऑफ सुपर इनकम्बेंट लोड और रिलीज ऑफ कन्फाइनिंग प्रेशर ऑल्सो हेल्प इन दिस प्रोसेस। ठीक है, हालांकि यहाँ पे टेम्परेचर चेंज जो जहाँ पे रहता है मेन रोल जिसका रहता है, इसलिए इसे ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू टेम्परेचर कहा जाता है, के अंदर रखा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे टाइप की जो है ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू टेम्परेचर। ठीक है, तो रॉक मैंने जैसे आपको शुरुआत में बताया था कि रॉक इज व्हाट अ नेचुरली ऑकरिंग सॉलिड सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ वन और मोर मिनरल्स। ठीक है, ये डिफिनेशन मैंने आपको क्यों बताया, अभी हम ये पढ़ेंगे आगे समझ में आएगा। तो ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन में ये होता है कि ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस, ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस इज अ प्रोसेस जहाँ पे जो हमारी कोर्स ग्रेन रॉक होती हैं स्पेशली दोज इन हॉट डिजर्ट इन्वायरमेंट अंडरगो अ सेटरिंग और ब्रेकिंग डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल। यानी कि जब रॉक्स हमारे क्या हो बड़े बड़े ब्लॉक्स में ना टूट के बल्कि छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाए तो हमारी ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन कहलाती है ड्यू टू टेम्परेचर। अब ऐसा होता क्यों है, क्योंकि द रॉक्स विच आर मेड अप ऑफ डिफरेंट कलर, क्योंकि कई रॉक्स जो होती हैं जैसा कि आप इस इमेज के अंदर भी देख सकते हैं कि कई रॉक जो होती हैं वो अलग अलग एक ही रॉक, ये एक ही चट्टान है, एक ही चट्टान क्या होती है अलग अलग कलर से बनी होती हैं। जैसा कि जब आप अगर साइंस आपने पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा कि क्या होती है अलग अलग कलर जो होती हैं अलग अलग क्या होती हैं, उसको इंसोलेशन जो हमारी सन से हीट आती है उसको अलग अलग तरीके से एब्जॉर्ब करती हैं। और हमारी जो मिनरल्स भी होती हैं वो जो टेम्परेचर वेरिएशन होता है उसको एक ही रॉक के अंदर, यानी मान लीजिए अभी तक हमने शुरुआत में देखा था कि एक रॉक के अंदर एक मिनरल, लेकिन कई रॉक जो होती हैं उनके अंदर क्या अलग अलग मिनरल्स बनी होती हैं। ठीक है, ABC। तो अब क्या होगा कि ये जो हमारा ये रॉक जो होगा इस पे टेम्परेचर का प्रभाव क्या होगा अलग पड़ेगा।
इस पे टेम्परेचर प्रभाव अलग पड़ेगा, इस पे टेम्परेचर प्रभाव अलग पड़ेगा। यानी कि ये जो रॉक होगा, इस दोनों, ये जो रॉक का जो मिनरल होगा, ये इस दोनों मिनरल के कंपैरिजन में क्या होगा, ज्यादा एक्सपेंड करेगा और क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। दिन जब होगा एक्सपेंड होगा और रात जब होगा कॉन्ट्रैक्ट होगा। बी जो मिनरल हो गया, ये ए इन दोनों के मुकाबले क्या होगा, थोड़ा कम होगा, और सी जो होगा ये इन दोनों के मुकाबले थोड़ा और कम होगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, कॉन्सिक्वेंटली द डिफरेंट पार्ट ऑफ द रॉक आर अफेक्टेड डिफरेंशियल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, वही मैंने आपको समझाया यहाँ पे। उसके बाद जब इनका रिपीटेशन होगा, रिपीटेशन ऑफ एक्सपेंशन and contraction of rock layers causes tension and stresses within the rock, due to which they are disintegrated into smaller particles. Such type of shattering of rock is called granular disintegration weathering. It is more active in hot desert area. ठीक, तो आई थिंक यहाँ से आपको ये क्लियर हुआ होगा, ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू टेम्परेचर। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या, शैटरिंग ड्यू टू रेन शावर एंड हीट। ठीक है, तो द ब्रेकिंग ऑफ आउटर शेल ऑफ हीटेड रॉक इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट ड्यू टू सडन लाइट शावर इन हॉट क्लाइमेटिक रीजन मेनली इन हॉट डिजर्ट इज कॉल्ड शैटरिंग ड्यू टू रेन शावर एंड हीट। यानी कि मान लीजिए ये हमारी रॉक है, ये हॉट डिजर्ट एरिया में या गर्म क्लाइमेटिक कंडीशन में पाई जा रही है। सडनली आपने कभी महसूस किया हो कि अचानक से बहुत तेज धूप निकला है, फिर अचानक से क्या होता है, बादल घिर लेते हैं, बारिश होने लगती है। तो जब ऐसा कंडीशन होता है कि अचानक से क्या हो, बारिश होने लगे, तो उस कंडीशन में क्या होती है, कई बार हमें रॉक जो होती हैं वो क्या होती हैं, अलग अलग क्रैक जनरेट हो जाता है सडनली जब बारिश हो। इस प्रोसेस को क्या है, ग्रीक्स ने एक एक्सपेरिमेंट करके भी कन्फर्म किया, जिसमें उन्होंने जब कोई एक हाईली हीटेड रॉक था, जब उस पर उन्होंने सडनली वाटर को स्प्रिंकल किया उसको ठंडा करने के लिए, तो क्या हुआ, उसके अंदर बेसिकली क्रैक्स जनरेट हो गए और सरफेस स्पेलिंग हो गई। स्पेलिंग मतलब ये होता है, रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ और चिपिंग अवे स्मॉलर पीसेज ऑफ फ्रेगमेंट फ्रॉम अ लार्जर ऑब्जेक्ट। ठीक, यानी कि इसको हम लोग इस तरह समझने का प्रयास करते हैं क्या, कि दिन में क्या हुआ, रॉक हमारा क्या हुआ, हीट हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, सडनली क्या हुआ, बादल आके घेरे और बारिश होने लगी। तो बारिश जब हुई तो क्या हुआ, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं इनके अंदर डिफरेंट कलर क्या हुए, डिफरेंट क्रैक्स क्या है, जॉइंट जनरेट हो गए। फिर जब इस प्रोसेस का रिपीटेशन हुआ, कई बार गर्मी फिर बारिश, तुरंत बारिश होना, इस प्रोसेस से क्या हुआ, ये बेसिकली टूट गया और इसे बेसिकली ग्रैनुलर और क्या होगा, कॉजेज स्पेलिंग एंड ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन। तो इसे बेसिकली कहा जाता है शैटरिंग ड्यू टू रेन शावर एंड हीट। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करते हैं ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन होना ड्यू टू फ्रॉस्ट के कारण, यानी फ्रॉस्टिंग के कारण। ठीक है, तो ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू फ्रॉस्ट ऑकर्स when a rock breaks into large blocks because of the freeze and thaw cycle of water। फ्रीज का मतलब आप जानते हो क्या, जमना। thaw का मतलब ये होता है कि चेंजिंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, या कह सकते हैं मेल्ट होना या पिघलना। यानी जो वाटर का रॉक्स के अंदर, अभी हम समझेंगे कैसे, वाटर का जब रॉक के अंदर क्या होना, फ्रीज होना और फिर यानी जमना फिर पिघलना, ये प्रोसेस जब होता है तो उस वजह से जब रॉक के अंदर क्रैक जनरेट होती है और रॉक टूट जाती है, तो हमारी इसके अंडर आती है ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू फ्रॉस्ट। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉमन इन टेम्परेट एंड कोल्ड क्लाइमेट वेयर देयर आर फ्रीक्वेंट टेम्परेचर चेंजेस। ठीक है, फ्रॉस्ट एक्शन वीकेंस द रॉक बाय फ्रीजिंग एंड थॉइंग ऑफ वाटर इन टू वेज। तो फ्रॉस्ट एक्शन जो होता है, ये वाटर को, रॉक्स को बेसिकली दो तरीके से क्या करती, फ्रीज एंड थॉ करती है, और दो तरीके से बेसिकली वीक करती है। पहला क्या, एक तो वाटर जब हो वो पार्टिकल्स के बीच में चला जाए, और एक जो वाटर जो हो रॉक के सेविक्स या पोर स्पेसेज में चला जाए। यानी मान लीजिए ये हमारा रॉक हो गया, पहला क्या होना, ये रॉक जो पानी, मान लीजिए हमारा क्या हुआ, पानी हो गया। ठीक है, पानी क्या होना, ये रॉक के बेसिकली एक एक मिनरल्स के अंदर, पार्टिकल्स के अंदर जाके जमना, और क्या होना, दूसरा कि रॉक हमारा था, मान लीजिए ये रॉक था हमारा ये, ठीक है, यहाँ गड्ढा था, गड्ढे में पानी जमना, फिर यहाँ पे इनका जमना और क्या होना, पिघलना। या कोई रॉक था उस पर कोई ज्वाइंट थी या क्रैक जनरेट था, उसके अंदर इनका जाना। तो ये बेसिकली ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन के अंदर आता है, और जब इस कारण जो हमारी रॉक टूटती हैं तो वो ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू फ्रॉस्ट कहलाता है। ठीक है, जैसा कि आप इसके अंदर देख सकते हैं, तो व्हेन वेदरिंग एजेंट पेनिट्रेट अलोंग ज्वाइंट इन द रॉक, ज्वाइंट ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन ब्रेक्स अवे लार्ज बोल्डर। जैसा कि आप इसके अंदर देख सकते हैं क्या, कि इनके यहाँ पे पेनिट्रेट जब वो करता है तो क्या होती है, ये अलग अलग बड़े बड़े ब्लॉक्स में टूट जाते हैं। लेकिन व्हेन वेदरिंग एजेंट पेनिट्रेट माइक्रोस्कोपिंग ओपनिंग बिटवीन रॉक क्रिस्टल और ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन ब्रेक्स रॉक इनटू स्मॉलर पीसेस। जैसा कि इसमें देख सकते हैं क्या, कि ये स्मॉलर पीसेस में टूट जाती हैं। तो होता क्या है ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन में,
जब when water enters the small crack in the rock during night time due to fall of temperature water freezes and expand। ठीक है, अभी तक हमने क्या जाना कि रॉक जो होती है जब ठंडी गर्म पड़ती है तो क्या होती है, ठंडी पड़ती तो वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, गर्म होती तो एक्सपेंड होती है। लेकिन वाटर ऐसा नहीं होता है। इसका मैं आपको प्रैक्टिकल करके घर पे दे सकते हैं कि पानी में लो और क्या करो, उसको बॉटल में भर के फ्रीजर में रख दो। ठीक है, पानी को फ्रीजर में रखने से पहले आप बॉटल को दबाओ तो क्या होगा, बॉटल दम जाएगा जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पर रहेगा। लेकिन जब वो फ्रीजर में रख देंगे उसमें जब बर्फ जम जाएगी, जब उसको दबाने का प्रयास करेंगे और तो वो दबेगा नहीं, आप देखेंगे क्या वो थोड़ी मजबूत हो जाए, थोड़ी सी एक्सपेंड हो जाएगी। ठीक है, तो वाटर के कंपेरिजन में क्या, वाटर में उल्टा होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, वाटर जब ठंडा पड़ता है तो वो एक्सपेंड करता है और जब गर्म पड़ता है तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, क्योंकि वाटर जो होता है शेपलेस होता है, लेकिन जब वो क्या होता है ठंडा पड़ता है तो एक क्या होता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड सॉलिड में आ जाता है, एक शेप में आ जाता है। फिर जब ड्यू टाइम में क्या होता है, रात में क्या होता है, ये एक्सपेंड करती है। फिर डे टाइम में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने के कारण वाटर क्या होती है, हमारी थॉ हो जाती है और क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट, यानी फिर नॉर्मल अपने जगह पे आ जाते हैं। मान लीजिए जैसे ये रॉक है, क्या किया हमने, इसको एक खींचा, एक्सपेंड किया तो क्या हुआ, तो हमने प्रेशर लगा के एक्सपेंड किया तो क्या हुआ, ये आपका इसका शेप में आ गया। लेकिन जैसे ही मैंने इसको छोड़ा क्या हुआ, जब इस पर प्रेशर हटाया तो क्या हुआ, ये अपने फिर नॉर्मल जगह पे आ गया। वैसे ही इसमें होता है क्या, जब वाटर आपका फ्रीज होता है, सॉलिड में आता है तो क्या प्रेशर डालता है, प्रेशर से क्या होती है, एक्सपेंड होती है। लेकिन जब थॉ होता है तो क्या होता है, प्रेशर हट जाता है और फिर प्रेशर हट जाता है क्या, फिर वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है। तो जब इसका रेपिटेशन होता है इस प्रोसेस का, result in block disintegration of rock wherein blocks are broken into larger blocks। ठीक, उसके बाद ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका है कि क्या, व्हेन वाटर जो हो सिचुएटेड हो रॉक के पार्टिकल के बीच में, ना कि क्रैक या पोर्स के अंदर, एंड एक्सपीरियंसेस ड्यूरनियल फ्रीज एंड थॉ साइकिल, इट कॉजेज टेंशन एंड स्ट्रेसेज इन द रॉक ड्यू टू विच रॉक गेट disintegrated into smaller particle। This process is known as granular disintegration of rock। ठीक है, the disintegration of rock due to Daniel freeze, माफ करिएगा अगर मैं इसे गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो, फ्रीज थॉ साइकिल इन द पेरी ग्लेशियर। जब ये पेरी ग्लेशियर एरिया यानी कि ग्लेशियर एरिया के आसपास वाले इलाके में जब ऐसा कुछ होता है, उसे तो बेसिकली हम क्या कहते हैं, फ्रॉस्ट वेदरिंग कहते हैं या बेसिकली कॉन्गली फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये था आपका ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू फ्रॉस्ट और ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू फ्रॉस्ट। अब हम बात करते हैं क्या, एक्सफोलिएशन ड्यू टू टेम्परेचर एंड विंड। तो एक्सफोलिएशन वेदरिंग इज द वेदरिंग प्रोसेस जिसमें क्या होता है, इन विच लार्ज फ्लैट और कर्व्ड शीट ऑफ रॉक आर डिटैच फ्रॉम द मेन रॉक। यानी कि फ्लैट, लार्ज फ्लैट, यानी कि मान लीजिए कोई हमारा रॉक था, ठीक है, तो रॉक मान लीजिए हमारा क्या है, रॉक है, तो रॉक में से क्या होना, फ्लैट या कर्व्ड शीट ऑफ रॉक का डिटैच होना। जैसे कि आपका दिस शीट में लुक लाइक डॉट लेयर पील्ड फ्रॉम लार्ज ओनियन। जैसे आपको ओनियन होता है ना, उसमें अलग अलग लेयर होता है, तो जब रॉक में अलग ऐसे अलग ओनियन की तरह अलग लेयर होके, जैसे आपने प्याज लिया, आपने इसको एक लेयर निकाला तो क्या हुआ, आराम से निकल गया। तो वैसे ही जब रॉक के अंदर जब ये प्रक्रिया होती है नेचुरली तौर पर, तो आपकी एक्सफोलिएशन कहलाती है। अभी मैं समझाऊंगा आगे आपको। ये होता क्यों है, इट हैपेंस ड्यू टू कंबाइंड एक्शन ऑफ हीट एंड विंड इन हॉट एरिड सेमी एरिड रीजन एंड मानसून लैंड। ये आप चीज ध्यान रखिएगा कि कौन सा चीज जो है, कौन सा वेदरिंग जो है वो कौन कौन से एरिया में हो रहा है, इस पे एमसीक्यू आपका पूछ सकता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि कुछ रॉक की बनावट या कुछ रॉक्स हमारे ऐसे होते हैं जिनमें जो सोलर रेडिएशन होता है वो कुछ ही सेंटीमीटर तक क्या होता है, पेनिट्रेट करता है। यानी कि अगर मान लीजिए हमारा कोई रॉक है, अभी तक हम लोग देख रहा था कि टेम्परेचर कारण क्या हो रहा था, जब सन की किरणें उस पर पड़ रही थी तो क्या हो रहा था, पूरा रॉक के ऊपर हीट गर्म हो रहा था, पूरा रॉक ठंडा हो रहा था। लेकिन कुछ रॉक जो होते हैं जिनमें सिर्फ उसके ये इतना, मान लीजिए इतना, ये जो आपका एरिया है, इतना एरिया ही क्या होता है इस पर इफेक्ट पड़ता है, इतना ही एरिया क्या होता है इस पे हीट का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, thus the outer layer of such rock क्या होती है, एक्सपेंड करती हैं मोर देन द लेयर लाइन जस्ट बिलो। जाहिर इस बात है, जब आउटर लेयर ज्यादा गर्म होगा नीचे वाले लेयर के कंपैरिजन में तो ज्यादा एक्सपेंड करेगी नीचे लेयर के कंपैरिजन में। ठीक है, जब और इसी डिफरेंशियल एक्सपेंशन ऑफ रॉक के कारण क्या होती है, ऑफ रॉक सेल कॉजेस फ्लेकिंग वेयर इन, जिसमें इसका मतलब होता है द थिन रॉक शीट आर क्या डिटैच्ड फ्रॉम द रॉक मास। दिस डिटैच्ड रॉक शीट्स आर लार्ज लेटर ऑन रिमूव्ड बाय स्ट्रॉन्ग विंड। यानी कि ड्यूरिंग डे टाइम क्या होता है, आउटर लेयर ऑफ रॉक एब्जॉर्ब मोर हीट, या कह सकते हैं कुछ ही सेंटीमीटर नीचे क्या होता है पेनिट्रेट करती सोलर रेडिएशन एंड एक्सपेंड मोर देन द इनर लेयर।
तो इनर लेयर भी ऐसा नहीं कि एक्सपेंड नहीं करती है, पर क्या होती है आउटर लेयर जो ज़्यादा गर्म होती है वो इसके मुकाबले क्या होती है ज़्यादा एक्सपेंड करती है। फिर क्या होता है इसी डिफरेंशियल एक्सपेंशन के कारण क्या होता है अ रॉक सेल कॉजेज फ्लेकिंग। फ्लेकिंग मतलब इट इज द प्रोसेस ऑफ डिटैचमेंट ऑफ थिन रॉक शीट फ्रॉम द रॉक मास, यानी यहाँ पे इनमें क्रैक जनरेट हो जाता है। और जब ये हवा बहती है तो हवा जब बहती है हमारी तो क्या होता है दिस डिटैच रॉक शीट्स आर लेटर ऑन रिमूव्ड बाय स्ट्रॉन्ग विंड। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ से आपको एक्सफोलिएशन मतलब समझ में आया होगा। अब हम लोग समझते हैं कि रॉक का डिसइंटीग्रेशन होना और एक्सफोलिएशन होना। एक्सफोलिएशन मतलब आप ऑलरेडी समझ चुके हैं क्या, ठीक है, अनलोडिंग के कारण। अभी हम टेम्परेचर के कारण समझा। जब एक्सफोलिएशन मतलब क्या होना रॉक का जैसे ओनियन का जो लेयर निकलता है उस तरह से जब इनका लेयर्स निकलता है, जैसे कि आप इस बैकग्राउंड इमेज में देख सकते हैं क्या ये रॉक था, इसमें कैसे इनका लेयर बाय लेयर ऐसे ऐसे फ्लैट सरफेस तरह से निकलना, तो वो आपका एक्सफोलिएशन कहलाता है। ठीक है, तो द रॉक जो होती है हमारे डीप बरीड अंडरग्राउंड एक्सपीरियंस डिसइंटीग्रेशन एंड एक्सफोलिएशन when exposed to the surface due to reduced pressure। इसका प्रोसेस हम समझने का प्रयास करते हैं। तो होता क्या है जो रॉक मान नीचे क्या है ये हमारी एक रॉक है, ठीक है, ये हमारी क्या है रॉक है जो कि एक ऊपर ऊपर रॉक के कई रॉक के ऊपर नीचे दबी हुई है। तो दबी हुई रॉक जब होगी इस पर क्या पड़ रहा है रॉक का, जाहिर सी बात है जब दबी गई तो इससे प्रेशर पड़ रहा है रॉक का। लेकिन जब ये ऊपर की रॉक हमारी क्या होती हैं वेदर हो जाती हैं, यहाँ से क्या होती हैं इरोड हो जाती हैं, तो क्या होगा ये रॉक आपका ऊपर आ जाएगा। जब ये रॉक ऊपर आ जाता है, ऊपर नहीं मतलब जब इस पे से प्रेशर हट जाता है तो क्या होता है रॉक डीप अंडरग्राउंड एक्सपीरियंस इमर्स प्रेशर फ्रॉम ओवरलाइन रॉक। इसके बाद क्या होता है व्हेन ओवरलाइन रॉक, यानी जब ये रॉक हमारी क्या होती है रिमूव हो जाती हैं ड्यू टू इरोजन, इट रिड्यूसेस प्रेशर ऑन दी बरीड रॉक। ठीक है, तो फ्रीड फ्रॉम दी रेशन बरीड रॉक ट्राई टू एक्सपेंड। जब ये दबी होती हैं तो प्रेशर रहता है, जब ये प्रेशर हट जाता है तो क्या होती है ये एक्सपेंड करने का प्रयास करती हैं। ठीक है, जब ये एक्सपेंड करती हैं एक्सपेंशन क्रिएट स्ट्रेस लीडिंग टू क्रैक एंड जॉइंट इन द रॉक। और व्हेन क्रैक एंड जॉइंट, और जब ये क्रैक और जॉइंट और वाइडन हो जाते हैं इट कॉजेज रॉक टू ब्रेक अपार्ट, यानी कि डिसइंटीग्रेट होना या पील ऑफ होना इन लेयर्स, या जो कि एक्सफोलिएशन कहलाता है आपका। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ से ये आपको भी क्लियर हुआ होगा। और कुछ रॉक जो होते हैं सम रॉक्स आर मोर अफेक्टेड बाय सीटिंग स्पेलिंग एंड कैम्बरिंग प्रोसेस ड्यू टू रिडक्शन इन कंफाइनिंग प्रेशर बिकॉज ऑफ अनलोडिंग। तो इनका मतलब समझने का प्रयास करते हैं। सीटिंग उसको कहते हैं रिफर्स टू जब रॉक के अंदर क्या हो डेवलपमेंट ऑफ पैरेलल क्रैक जनरेट होती है नियर द सरफेस ड्यू टू अनलोडिंग। यानी जब अभी तक हम ये समझ रहे रॉक क्या अनलोडिंग के कारण कैसे उनके अंदर डिसइंटीग्रेशन एक्सफोलिएशन होता है, लेकिन जब रॉक के कारण क्या हो क्रैश जो हो वो एक दूसरे के पैरेलल जनरेट हो, एक दूसरे के पैरेलल जनरेट हो, यानी पैरेलल मान लिए सरफेस के इस तरह से जब पैरेलल क्रैक जनरेट होते हैं और जब ये क्या होती हैं टूट जाती तो यह कब का सीटिंग कहलाता है। और कोई रॉक हमारी दबी हो दब के ऊपर आए और क्या हो रिफर्स टू फ्रैक्चरिंग ऑफ ब्रिटल रॉक बेड्स लेयर्स अलोंग वर्टिकल ज्वाइंट ड्यू टू एक्सपेंशन कॉज्ड बाय अनलोडिंग। और जब ये वर्टिकल ज्वाइंट के अलोंग टूट जाते हैं जब अनलोड होने के बाद जब रॉक एक्सपेंड करते हैं तो क्या होता है वो कैम्बरिंग कहलाता है। उसके बाद आती है हमारी स्पॉलिंग रिफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ प्लेटी रॉक फ्रेगमेंट इन द रॉक ड्यू टू अनलोडिंग, यानी कि हमने देखा था इसका मतलब क्या रिफर्स टू पीसेस ऑफ रॉक दैट आर फ्लैट एंड थिन सिमिलर टू प्लेट, यानी कि प्लेटी रॉक फ्रेगमेंट मतलब क्या होता है ऐसे रॉक में उनका रॉक बेसिकली ऐसे पीस में टूट जाना जो कि क्या हो फ्लैट हो थिन, जैसे जैसे हमारा कोई प्लेट होता है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ से आपको सीटिंग का मतलब कैम्बरिंग का मतलब स्पेलिंग का मतलब समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार आप बुक से समझने का प्रयास करिएगा या इनका आप एनिमेशन सर्च करने का प्रयास करेगा, एनिमेशन वीडियो इनको देखने का प्रयास करेगा यूट्यूब के ऊपर, तो आपको बढ़िया समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं कुछ अदर टाइप्स ऑफ फिजिकल वेदरिंग की। सबसे पहले आता है कि हमारा बोल्डर क्लीवेजिंग। माफ करेगा क्लीवेजिंग नहीं क्लीविंग। इट रिफर्स टू ब्रेकिंग एंड स्प्लिटिंग ऑफ boulders of granite and basalt and complex boulders due to thermal expansion। यानी boulders मतलब क्या होता है a large rounded or angular rock जो कि typically greater than 10 inches in diameter होते हैं। It is commonly used to describe rock that are larger than what would be typically called stones or pebble। तो जब हम रॉक हमने देखा कि अभी तक बड़े बड़े रॉक के बारे में बात कर रहे थे, रॉक टूट के छोटे छोटे, जब ये छोटे छोटे रॉक हमारे टूटते हैं बेसिकली जो ग्रेनाइट से बेसाल्ट या कुछ कॉम्प्लेक्स बोल्डर्स जब टूटते हैं वो टेम्परेचर एक्सपेंशन के कारण तो क्या वो बोल्डर क्लेविंग कहलाते हैं।
फिर हम बात करते हैं क्या, डर्ट क्रैकिंग की। जाहिर सी बात है, मिट्टी आप जानते होंगे जब ये वेदरिंग होने के बाद इन पे जब और केमिकली बदल जाते हैं तो क्या बाद में यही मिट्टी में हमारी कन्वर्ट होती है। तो डर्ट क्रैकिंग refers to fracturing and splitting of boulders containing dirt due to thermal expansion and contact। तो छोटे छोटे बोल्डर्स जो हों जिनके अंदर डर्ट पाया जाता हो, वो थर्मल एक्सपेंशन के कारण टूटते हैं, कॉन्ट्रैक्शन के कारण टूटते हैं, तो हमें डर्ट सेटिंग कहलाती है। फिर तीसरा आता है कि हमारा इंसोलेशन वेदरिंग कॉज्ड बाय फायर, यानी कि दिस प्रोसेस इन्वॉल्व ब्रश फायर और वाइल्ड फायर हैविंग रॉक्स रैपिडली हीटिंग रॉक रैपिडली, यानी जब वाइल्ड फायर आग लगने के कारण जो हमारी रॉक जब रैपिडली हीट करती हैं और उसके कारण जब टूट जाती हैं तो हमारी क्या कहलाती हैं, इंसुलेशन वेदरिंग। ठीक है, द रैपिड हीट कॉजेज अनइवन एक्सपेंशन विद इन द रॉक्स विच क्रिएट स्ट्रेस लीडिंग टू एक्सफोलिएशन एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पॉल्स एंड फ्लैक। स्पॉल्स मतलब क्या होता है, रिफर्स टू फ्रेगमेंट ऑफ रॉक दैट ब्रेक ऑफ फ्रॉम अ लार्जर मास, और फ्लेक्स क्या होता है, रिफर्स टू थिन फ्लैट पीसेज ऑफ रॉक दैट हैव सेपरेटेड फ्रॉम अ लार्ज मास। ठीक है, बाद क्या आता है हमारा, फोर्थ आता है हमारा स्लेकिंग वेदरिंग। दिस प्रोसेस अफेक्ट रॉक कंटेनिंग सॉल्युबल मिनरल्स लाइक जिप्सम या हैलाइट जैसे, यानी जो ऐसे रॉक के ऊपर जो सॉल्युबल मिनरल जिनके अंदर पाए जाते हैं, जब उनके अंदर से वेदरिंग होती है तो आपकी स्लेकिंग वेदरिंग कहलाती है। यानी कि अभी होता कैसे है, तो व्हेन दिस रॉक आर एक्सपोज्ड टू वाटर्स द सॉल्युबल मिनरल्स जाहिर बात है डिजॉल्व हो जाते हैं, क्रिएटिंग पोर्स एंड वॉइड्स विद इन द रॉक। और जब रिपीटेड साइकिल ऑफ वेटिंग एंड ड्राइंग होता है causes these pores to expand and contract, putting stresses on the rock. Over time, this stress leads to disintegration of the rock into smaller fragment। ठीक है, और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, तो स्लेकिंग वेदरिंग होती है, ये मोस्ट कॉमन होती है इन एरिया विद फ्लक्चुएटिंग वाटर अवेलेबिलिटी सच एज नियर कोस्टलाइन और नियर सीजनेबल इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे कुछ लोगों को लगेगा स्लेकिंग वेदरिंग जो है इसको केमिकल वेदरिंग के अंदर क्यों नहीं रखा गया, इसको फिजिकल वेदरिंग के अंदर क्यों रखा गया। बनता है भाई, सवाल बनता है, कॉमन सवाल है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए फिजिकल वेदरिंग का आप फिर से मतलब समझने का प्रयास करिए। फिजिकल वेदरिंग क्या होता है, उनका टूटना बिना केमिकल अल्टरेशन हुए, बिना केमिकल अल्टरेशन हुआ। तो स्लेकिंग वेदरिंग क्या होता है, रॉक टूटती हैं, पानी के कारण टूटते हैं, सॉल्युबल मिनरल जो होते हैं वो डिजॉल्व हो जाते हैं, पर इनके जो मिनरल्स होते हैं वो अलग नहीं बन जाते हैं, दूसरे मिनरल में कन्वर्ट नहीं हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद खुद आता है कि हमारा जो कि आखिरी है हमारा लेक्चर टॉपिक आज के लेक्चर का, दिस प्रोसेस ऑकर्स व्हेन सॉल्ट वाटर या सॉल्ट लेडन सॉल्यूशन सीप इनटू रॉक एंड क्रिस्टलाइज विद इन पोर्स एंड क्रैक्स। यानी कि मान लीजिए कोई रॉक है, इसके अंदर क्या है, हमारे सॉल्ट वाटर घुस के, ठीक है, और सॉल्ट वाटर घुस के यहाँ क्रिस्टलाइज होना शुरू हो गई इस पोर्स या क्रैक के अंदर ही, और जैसे जैसे ये पानी गया और एक सॉल्ट हमारी क्या हुई, बेसिकली क्या होनी, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो गई। जैसे जैसे सॉल्ट के क्रिस्टल ग्रो करते हैं, ये जाहिर सी बात है इसके ऊपर क्या करेंगे, प्रेशर डालेंगे। दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सराउंडिंग रॉक कॉजिंग इट टू क्रैक एंड डिसइंटीग्रेट। ठीक, सॉल्ट वेदरिंग इज मोस्ट कॉमन इन हॉट एरिड रीजन एंड कोस्टल एरिया वेयर सॉल्ट इज रेडिली अवेलेबल। अब यहाँ पे भी कुछ सवाल बनेगा, सर ये केमिकल के अंदर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो ओरिजिनल रॉक था उसके मिनरल में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, ये बाहर से पानी आ रहा है, पानी से क्या हो रहा है, सॉल्ट यहाँ पे क्रिस्टलाइज हो रहा है, बाहर से मिनरल आके वो इसके अंदर कुछ हो, लेकिन जो ओरिजिनल रॉक का है उसके मिनरल में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। ठीक, तो आई थिंक ये भी आपको यहाँ से क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए आई थिंक बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगली क्लास में। और एक और चीज़, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसे बेसिकली लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और अगले क्लास में जैसे मैंने बताया, और अगर आपको क्या बोलते हैं ये लेक्चर इंपॉर्टेंट लगे तो प्लीज़ मेक श्योर टू, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या मेरे ईमेल एड्रेस पे मेल भी कर सकते हैं। और ये रहा मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, जिस पे जो मैं इस लेक्चर का जो PDF होगा वो अपलोड कर दूंगा, और साथ ही में टेलीग्राम चैनल पे जो हमारे इस लेक्चर से जितने भी हमारे MCQ बनेंगे वो भी मैं आपको अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप इस लेक्चर देखने के बाद या इस लेक्चर में जितने मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं उसको बुक के अंदर से पढ़ने के बाद आप इस MCQ को कर लें ज़रूर। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।